हेलो बालको, कैसे हो बेटा? अच्छे हैं, अच्छी बात है। देखो बेटा, अपना जो राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है उसका चौथा लेसन था पीछे, सामाजिक न्याय वाला, वो पिछले कालांश में पूरा हो गया था। आज के इस कालांश में हम अध्याय 5 पर जो है चर्चा करेंगे। अध्याय 5 है अधिकार। अध्याय 5 क्या है? अधिकार है। इसका जो परिचय है वो देखते हैं हम पहले। तो देखो, आप अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, आप हो, हम हो, सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अधिकारों की चर्चा करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं। आपको भी थोड़ी सी कई बातें होती है ऐसी जो कहते हैं, आप ये कहते हो कि नहीं अधिकार, जो अधिकार समझ होती है तो आप कहते हो कि नहीं मेरा तो अधिकार है, तो आप भी अधिकार जताते हो। तो हम सब अधिकार जताते हैं, अधिकार की चर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं अधिकार की बात हम समाज में अपने आसपास जो है डेली सुनते हैं। लोकतांत्रिक देश है दुनिया में, भारतीय लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हमें वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, चुनाव लड़ने, है ना, जैसे बहुत सारे अधिकार राजनीति से सम्मिलित है। आप किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो सकते हो, उसको बदल के दूसरे में जा सकते हो, राजनीतिक जो दल है वो दल बना सकते हो, आप वोट दे सकते हो, आप वोट ले सकते हो। भाई कभी आपको कोई देने वाले होने चाहिए, है ना। यानी आप राजनीतिक पार्टी में आप उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हो, अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, अपनी पार्टी में सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी पार्टी बनाने के लिए, और पार्टी के साथ साथ आप चुनाव जीतने के लिए, संसद या विधानसभा में भागीदार बनने के लिए भी जो है आप उम्मीदवार के रूप में भी खड़े हो सकते हैं। भाई पे जो आपकी जनता आपको वोट दे, आपको पसंद करती हो, है ना। तो ये अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है हमारे। कौन से अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, जो हमें राज्य में क्या करते हैं, राज्य के कामकाज में भागीदार बनाते हैं। इसके अलावा भी देखो, आपके लोग अधिकारों की कई बार नई नई मांगे करते हैं, नए नए अधिकारों की बात करते हैं। आमतौर पर स्वीकृत जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा जो है अन्य भी कई अधिकार होते हैं। स्वीकृत नागरिक यानी नागरिकों के लिए स्वीकार किए गए राजनीतिक अधिकार, जो अभी बता दिया मैंने, आपके वोट देने, राजनीतिक पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को देता है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके लिए हम दावा करते हैं, जिसकी हम मांग करते हैं। इन अधिकारों में देखो आपके कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं। जैसे आपके सूचना का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे दावे भी हम जता सकते हैं। और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये दावे कौन से? स्वच्छ वायु का और सुरक्षित पेयजल का दावा जीवन के अधिकार में आता है। जीवन जीने के लिए ये चीजें जरूरी है। ऐसे दावे भी हम करते हैं, जताते हैं। जहां हम अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे अधिकार होते हैं जिन अधिकारों के भी दावे करते हैं। इन दावों के अलावा हमें अपने सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए और भी कई दावे हो सकते हैं जो दावे हम करते हैं। तो जहां हम सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए दावे करते हैं, वहीं हमें सामाजिक और व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं हमारे, उन संबंधों से संबंधित जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों की भाषा का प्रयोग भी करते हैं। वहां पर भी हम अधिकार की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अपना कैरियर चुनने का हमें अधिकार है। हम चाहते हैं कि हमें अधिकार है, नहीं है तो हमें मिलना चाहिए कि मैं मेरा कैरियर स्वतंत्र होकर के चुनूं। तो कैरियर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसी बात हम करते हैं, तो भी अधिकार हो गया। बेरोक घूमने की बात करते हैं कि हम देश में कहीं पर भी घूमने जाएं, बिना रोक टोक के घूमने का अधिकार होना चाहिए। और तो केवल जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य के लिए ही नहीं, मनुष्य ही अपने लिए जो है इन अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि बच्चे भी जो है अपने अधिकारों की बात करते हैं।
और दूसरी बात देखो आपकी, मनुष्य ही नहीं बल्कि बच्चों के अलावा गर्भस्थ जो भ्रूण होता है, गर्भस्थ भ्रूण जो होता है माने उस भ्रूण के अलावा जो पशु होते हैं उनके लिए भी नागरिक क्या करते हैं, अधिकारों के दावे करते हैं। पशुओं के लिए भी कई बातों में अधिकारों का दावा करते हैं। तो गर्भ अवस्था में पल रहा जो बच्चा होता है, शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, इसको भ्रूण कहते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके जीवन संबंधित अधिकारों की बात करते हैं, उनका भी दावा करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न तरह के जो लोग हैं विविध तरीकों से अधिकारों की मांग करते हैं और इन अधिकारों के संबंध में विभिन्न तरह के जो आपके विचारक हैं उन्होंने विभिन्न तरह के आधार पर ही अधिकारों की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत की है। इस अध्याय में हम इसे अवधारणा से जुड़े हुए जो सवाल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी अवधारणा से जुड़े हुए, अधिकारों की अवधारणा से जुड़े हुए जो प्रश्न है उनकी चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या क्या है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है, अधिकारों की बात करते हैं तो उस बात से हमारा अर्थ क्या होता है, अधिकारों से हमारा अर्थ क्या होता है, अधिकारों के हमारे दावे की बुनियाद क्या है, कि वास्तव में वो किसी बुनियाद पर टिका हुआ है या अधिकार का दावा, या ऐसे ही हम अधिकारों का दावा कर रहे हैं। अधिकार जो होते हैं ये अधिकार किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए होते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इन बातों को भी हम इस अध्याय में समझेंगे, जांच करेंगे, इन बातों की पड़ताल करेंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहला, हम अधिकारों की बात करते हैं तो उसका आशय क्या होता है, अधिकारों का अर्थ क्या होता है। दूसरा, अधिकारों के हमारे जो दावे होते हैं उन दावों की बुनियाद क्या है, किस बुनियाद पर आधारित होते हैं या बिना बुनियाद के दावे होते हैं। तीसरी बात है कि जो प्रश्न है तीसरा वो है कि किन उद्देश्यों की पूर्ति और अधिकारों से होती है और ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो इन प्रश्नों की हम जो है जांच पड़ताल करेंगे इस अध्याय में अपने में। तो सबसे पहले जो बात आती है अपनी, वो बात है अधिकार क्या है से समझ आती है। अभी बाप ने पहला प्रश्न किया था अधिकार क्या है, तो अधिकारों से संबंधित अपनी बात आती है। तो आपके जो प्रकरण है पहला, इसके बाद परिचय के बाद में वो प्रकरण यही है कि अधिकार क्या है। अधिकार क्या है, ये एक प्रश्न भी हो गया। अधिकारों से आप क्या समझते हैं, अधिकारों का आशय लिखिए, अधिकार क्या है। तो अधिकार क्या है, तो देखो बेटा वो प्यारे बच्चों, अधिकार क्या है। अधिकार मूल रूप से ऐसे दावे हैं जिसका औचित्य सिद्ध होता है, ऐसे दावे हैं जिनका औचित्य सिद्ध होता है, हमारी हकदारी है। और हकदारी कैसी, जिसका औचित्य सिद्ध हो, अर्थात जो अपने आप ही क्या होती है, सत्य होती है, जो सही होती है अपने आप में, ऐसे दावों को हम अधिकार कहते हैं। यहां पर मैंने आपके अधिकारों की परिभाषा दी है, अर्थ लिखा है यहां पर। अधिकार मूल रूप से ऐसा दावा है, अधिकार मूल रूप से बुनियादी रूप से ऐसा दावा है जो हम दावा करते हैं कि नहीं ये हमारा हक है एक तरह से। तो एक ऐसा हक है जिसका औचित्य सिद्ध है, जो अपने आप में सत्य है, जिसको परखने की आवश्यकता नहीं है। अधिकार क्या बताता है, अधिकार ये बताता है कि नागरिक होने के नाते, कि हम एक देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम किसके हकदार हैं, किस चीज के हकदार हैं, ये अधिकार हमें बताता है। अधिकार ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, प्राप्त करने योग्य समझते हैं कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो अधिकार ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं कि ये हमें मिलना ही चाहिए। इसके अलावा अधिकारों का और भी आगे जो है परिभाषा दें, तो एक परिभाषा ये भी आपके अधिकारों की क्या है कि ऐसा दावा जिसे शेष समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे। हम कोई ऐसा दावा करें जिसको शेष समाज है वो स्वीकार करना चाहिए, वैध दावे के रूप में, वैध नहीं मान्य दावे के रूप में, कानूनी दावे के रूप में, न्याय संगत दावे के रूप में समाज देखे कि हाँ इस व्यक्ति का दावा सही है।
तो एक वैध दावे के रूप में समाज स्वीकार करे और जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। अनुमोदन कौन करेगा? शासन, सरकार। तो अनुमोदन अनिवार्य होता है दावों का, तभी वो अधिकार बनते हैं। अब बात आती है कि अधिकारों की दावेदारी का आधार क्या है। तो देखो, हमें इसके बाद में हम इसके आगे क्या चीज है वो देख लेते हैं पहले, कि अधिकारों का जो दावा है, अधिकारों का समाज उसे स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति या हर वह चीज जिसे मैं जरूरी या वांछनीय समझता हूं, अधिकार है। इसका मतलब है ये नहीं है क्या कि जो चीज मैं अनिवार्य और वांछनीय समझता हूं वो अधिकार नहीं। अधिकार कौन सी चीज है? जिसे से समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे और जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो, वो अधिकार है। आप किसी भी चीज को जरूरी समझे, वांछनीय समझे, उचित समझे, वो अधिकार नहीं है। क्योंकि कई बार आप अपने हित के आधार पर, मैं मेरे हित के आधार पर मैं सोचूं भाई हाँ इस काम में या इस दावे में मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो मैं वो दावा कर दूं, तो वो अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे स्वयं के हित से समझते हैं। वो मैं वांछनीय समझता हूँ, समाज वांछनीय नहीं समझता उसको। समाज भी उसको क्या समझे? वांछनीय समझे, तभी वो क्या होगा? दावा जो है आपके स्वीकार्य होगा। और समाज वांछनीय समझेगा तभी स्वीकार करेगा, और समाज स्वीकार करे तभी जो है सरकार क्या करेगी? उसका अनुमोदन करेगी, तभी वो हमारा अधिकार बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। देखो, जैसे आपकी बात है कि आपके लिए स्कूल ड्रेस होती है, आप सोचो कि स्कूल के लिए निर्धारित जो पोशाक है आपकी, उस पोशाक के बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं मैं, तो चलने वाली बात है कि ये दावा आपका नहीं चलने वाला है। ये दावा नहीं चलने वाला है। दूसरी बात ये कि मैं, आप ये सोचो, आप या मेरे लिए मान लो कि मैं ये सोचूं कि मैं देर रात तक घर से बाहर रहना पसंद करता हूं या रहना चाहता हूं या रह सकता हूं, ऐसा दावा करूं, तो वो दावा भी उचित नहीं है। कि क्यों? क्योंकि उससे दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे लोग उसका स्वीकार नहीं करते, उसका अनुमोदन नहीं करते। मेरे देर तक बाहर रहने का, देर रात तक बाहर रहने का प्रभाव मेरे पर नहीं, समाज पर भी पड़ता है, मेरे परिवार पर भी पड़ता है। आप बाहर रहना चाहो तो आपके परिवार के लोगों को भी जागना पड़ता है, कब तक? जब आप बाहर से नहीं आओ रात को देर तक, कि बच्चा कहाँ गया, कैसा है, क्यों गया है ना, खाना नहीं खाया, ऐसी चीज़ों के लिए उनको परेशानी होती है, तो नहीं चाहते कि आप देर से घर पर आए। कब है? रात को, है ना। तो ये चीज़ें जो होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम दावे के रूप में अनुमति नहीं दे सकते, दावा जिसका लिए हम नहीं कर सकते। मैं स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूँ वह पहनने अथवा जब चाहूँ तब घर लौटने का अधिकार चाहता हूँ, तो ये उचित नहीं है। मैं जो चाहता हूँ और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ तथा जिसका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है, उनके बीच बहुत फर्क होता है। यानी कि आप स्कूल जो है, स्कूल में अपनी इच्छा अनुसार पोशाक पहने, आप जब चाहे घर लौटें, है ना, ये जो चीज़ें होती है उनमें और अधिकारों में अंतर होता है। आप ये सोचते हैं कि इसका मैं हकदार हूँ उसमें, और बतौर अधिकार के तौर पर जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है उनमें काफ़ी अंतर होता है। कैसे होता है? कि आप ये सोचते हैं कि ये चीज़, इस चीज़ पर मेरा हक है, जैसे देर रात को घर लौटूं, ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है उसमें, और समाज द्वारा किसी हक को स्वीकार कर लेने में अंतर होता है। क्योंकि आपने जिस बात के लिए कहा है कि ये मेरा अधिकार है, जैसे घर देर से लौटने की बात कही है, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं करता, समाज उसको स्वीकार नहीं करता, कोई नहीं चाहेगा कि आप देर से लौटें। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप ये कहे कि मेरा हक है, ये कहने में और जिसको बतौर अधिकार के रूप में स्वीकार कर लेने में बहुत ही काफ़ी अंतर है। हम तो हर बात को अपना जिसमें हित होगा उसको हम क्या कह देंगे? अधिकार कह देंगे। आप तो ये कह देंगे नकल करना मेरा अधिकार है, लेकिन ये चीज़ नहीं है। जैसे बच्चा बता रहा है कि नकल कर ले, नकल करते समय कि हाँ अधिकार है मेरे को पास हुआ है, तो वो ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार है नहीं है आपका।
तो ऐसे हम हर चीज़ को जिसको चाहे अपन तो जहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा उसको कह देंगे कि अधिकार है, तो वो अधिकार नहीं है। अधिकार के लिए क्या जरूरी है कि ये समाज जो है हमारा उसको क्या करे, उस हमारे दावे को स्वीकार करे। जिस चीज़ को हम अपना अधिकार मानते हैं उसको वो क्या करे, समाज भी स्वीकार करे, हाँ भाई ये अधिकार है इसका, और उसका अनुमोदन हो, सरकार उसको स्वीकारती थी, राज्य उसको स्वीकारती थी, तो ही वो अधिकार होता है। अधिकारों के दावेदारी के लिए हम अधिकारों की दावेदारी किस आधार पर कर सकते हैं? 2 आधार पर कर सकते हैं अधिकारों की दावेदारी। उनके लिए आधार ही बताना पड़ता है कि हाँ इस अधिकार का मैं दावेदार हूं। किस आधार पर करते हैं? एक तो जो है आपके अधिकार हमारे सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो क्या है? सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए आधार। हर व्यक्ति समान और गरिमा का जीवन जीना चाहता है और इसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अधिकारों का दावा कर सकते हैं। अधिकार इस बात के द्योतक है कि वे व्यक्ति को जो है आपके सम्मान और गरिमा का जीवन प्रदान करते हैं। किन बातों के द्योतक है? प्रतीक है अधिकार, द्योतक प्रतीक किन बातों के हैं? वो इन बातों के द्योतक है कि वो हमें सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और हम ही नहीं, लोग, मैं ही नहीं, मेरे अलावा अन्य लोग हैं वो भी क्या मानते हैं? अधिकारों को सम्मान और गरिमा का जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है और आवश्यक मानते हैं। उदाहरण के लिए देखो, आपके आजीविका का अधिकार जो है सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको आजीविका मिले। अगर उसको आजीविका नहीं, रोजगार, ताकि उस रोजगार से वो क्या करे, अपने परिवार को चला सके, 2 समय का भोजन जुटा सके, मूलभूत सुविधाएं जुटा सके। अगर कोई आजीविका का अधिकार है व्यक्ति को और वो आजीविका से अपना जीवन बसर कर रहा है, तो वो अपने आप में ये समझता है कि मैं सम्मानजनक जीवन जी रहा हूँ और समाज भी उसका सम्मान करता है। तो सम्मानजनक जीवन और गरिमामय जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए किसकी जरूरत होती है? आजीविका की जरूरत होती है, और इसीलिए वो आजीविका का अधिकार की मांग करता है। और आजीविका का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लाभ का जो रोजगार होता है उसमें नियोजित होना, यानी लगना। लाभ का रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति की को आर्थिक स्वतंत्रता देता है। ऐसा रोजगार जिसमें हमें लाभ प्राप्त हो, उसमें हम लगे रहते हैं, तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता कैसे कि हमारे को लाभ होता है तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक अपने आर्थिक जो पक्ष हैं, आर्थिक जो कार्य हैं उनको आसानी से कर लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं उनको कार्यों करने में। और अगर हमारे पास में लाभ नहीं हो रहा है तो हम अपनी जीविका को नहीं चला पाते, तो आर्थिक जो कार्य है बाकी के वो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अधिकार जो है व्यक्ति की गरिमा के लिए प्रमुख होते हैं। व्यक्ति की गरिमा के लिए, गरिमा नहीं, सम्मान, आदर, गौरव इसके लिए जरूरी होते हैं। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचि की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। हमारी जो बुनियादी जरूरतें होती है उन जरूरतों की पूर्ति करना हमारे लिए जरूरी होता है, और उन पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? अपनी प्रतिभा को प्रकट करते हैं, अपनी रुचि बनाते हैं, और जिधर हमारी रुचि होती है उसी रोजगार में हम जाते हैं, और उस क्षेत्र में जाने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हमारी प्रतिभा और हमारी जो रुचि है वो क्या करती है? हमें जैसी हमारी रुचियां हैं, जैसी हमारी प्रतिभा, उसी ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ हम स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे स्वतंत्रता प्रदान करती है। एक अभिव्यक्ति का उदाहरण है, विचारों को प्रकट करने का उदाहरण लेकर के कर सकते हैं। अधिकार, जो विचारों को प्रकट करने का जो अधिकार है वो हमें किनको? नागरिकों को सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। सृजनात्मक यानी अपने विचारों का सर्जन करना, मौलिक यानी मूलता में आ जाना, वास्तविकता में आना।
व्यवहार में सुधार करना, इन बातों का क्या करता है, मौका देता है, अवसर प्रदान करता है। चाहे हम अपने विचारों को लिखकर के प्रकट करने की स्वतंत्रता में रहें, चाहे हम अपने विचारों को नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकट करें, किसी भी तरीके से हम अपने विचारों को प्रकट करें, हमारे अंदर क्या आएगा, निखार आएगा, रचनात्मकता आएगी हमारे अंदर, सृजनात्मकता आएगी हमारे अंदर। आप ऐसे विचार व्यक्तियों को देख सकते हो जो शुरुआती तौर पर किसी सभा में, संगठन में या राजनीतिक दल में बोले हैं, पार्टी में बोले हैं, तो उनके बोलने के जो तरीके हैं उनसे लोग जो बैठे हैं वो भी जाने लग जाते हैं, है ना, हाँ 9-2-11 होने लग जाते हैं। और उन्हीं लोगों के बाद में धीरे धीरे उनमें जब सृजनात्मकता आती है तो उन्हीं के विचारों को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। क्या हुआ, थोड़े समय बाद में शुरू में जब वो बोलना शुरू किया तो उसको जो विचार थे वो परिपक्व नहीं थे, उनके विचारों में सृजनात्मकता नहीं थी, उनके विचारों में जोर नहीं था, उसके बोलने का ढंग अच्छा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब बोलने लग गया तो उसमें अपने आप में जब उसने क्या किया, अपनी अभिव्यक्ति में सुधार हो गया। और आज वही व्यक्ति जब बोलता है तो लोग ऐसे जो लेखन कार्य करने वाले लोग होते हैं, लेखक होते हैं, उनके लेखन को देखें तो शुरुआत में उनके लेखन से हमारी रुचि नहीं होती, धीरे धीरे उनकी लेखन कला में जैसे जैसे सृजनात्मकता आती है हम उनके क्या हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, यानी उनके लेखों को पढ़ने लग जाते हैं कि हाँ इसका लेख तो पढ़ो, लेखक। तो ये चीजें किससे हुई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हुई। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं होती तो हम अपने विचारों को प्रकट भी नहीं कर सकते, अपने जीवन में अभिव्यक्ति की जो सृजनात्मकता है वो भी नहीं ला सकते। दूसरी बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से विचारों का निर्माण भी होता है, शब्दों से नए शब्दों का निर्माण होता है, तो वो भी नहीं होता। तो देखो आपके इन सभी क्षेत्रों में जो आपके स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वो हमें क्या करता है, सृजनात्मकता और मौलिकता प्रदान करता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों के लिए तो महत्वपूर्ण होती है, साथ में लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये विश्वासों और मतों की स्वतंत्रता है। हम अपना विश्वास है, अपना मत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही प्रकट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारा कोई भी विश्वास हो सरकार के प्रति या अन्य बात के प्रति, सरकार की नीति हो, सरकार का कार्य हो, अगर हमारे को स्वतंत्रता है तो ही हम उसको अच्छा बुरा बता सकते हैं, उसका समर्थन या विरोध कर सकते हैं। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है हमें तो हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते, उनको अच्छा बुरा भी नहीं बता सकते। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे जो अधिकार है वो समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से इन अधिकारों को, कौन से अधिकारों को, आजीविका के अधिकार को और स्वतंत्रता के अधिकार को क्या कहा जाता है, जो आपके तमाम लोगों के लिए जरूरी होने के कारण है, इनकी जो प्रकृति है, आपके किनकी अधिकारों की जो प्रकृति है उसे विश्वजननीय कहा जाता है। विश्वजननीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि विश्वजननीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से जो आपके विश्व के सभी लोगों को अधिकार मिले, दूसरे अधिकारों का जन्म भी इन्हीं से होता है। तो इनकी प्रकृति को विश्वजननी कहा जाता है। किनकी प्रकृति को, आजीविका के अधिकार की प्रकृति और स्वतंत्रता के अधिकार की प्रकृति। आजीविका के अधिकार को और स्वतंत्रता के अधिकार को, प्रकृति क्या है इनकी, तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इनको विश्वजननी प्रकृति के कहा जाता है। विश्व के अन्य जो अधिकार है आपके इन्हीं से प्राप्त होते हैं। तो अधिकार कौन कौन से आपके, आजीविका का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऐसे अधिकार है जो तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तमाम दुनिया के सभी लोगों के लिए। अधिकारों की दावेदारी का हमारा दूसरा जो आधार है वो हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। दूसरा दावा क्या हमारे, अधिकार हमारी के लिए आवश्यक, के लिए
अनिवार्य है। दूसरा दावेदारी का हमारी बेहतरी के लिए बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। ये दूसरा जो है अधिकारों की दावेदारी की, अधिकारों का दावा क्यों करते हैं हम, दूसरा कारण है इसका दावा करने का क्या, कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। बेहतरी के लिए क्या है, आवश्यक है। बेहतरी के लिए आवश्यक कैसे है, देखो आपके बेहतरी के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। आवश्यक कैसे है, देखो आपके वे लोग यानी कि लोगों को, देखो आपके यहाँ पर ये जो अधिकार है ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग करता है, हमारे को बेहतर बनाने में सहयोग करता है। हमारी जो भी प्रतिभा है, हमारी जो भी दक्षता है, यानी किसी कार्य करने में, कार्य को अच्छा करने का या अच्छे तरीके से करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को विकसित करने में ये अधिकार क्या करता है, मदद करता है, सहयोग करता है। उदाहरण के लिए देखो, शिक्षा के अधिकार, कौन सा अधिकार, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति को विकसित करता है। सोचने विचारने की जो शक्ति है उसको क्या करता है, विकसित करने में शिक्षा का अधिकार मदद करता है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हर कार्य को अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके, हानि और लाभ दोनों को ध्यान में रख करके करेंगे। और अगर हम शिक्षित नहीं है तो बिना सोचे समझे किसी कार्य को कर लेते हैं, उससे नुकसान होता तो पछताते हैं, और अगर लाभ होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और नुकसान होता है तो क्या करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। क्यों नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि हमने उस पर विचार नहीं किया। विचार क्यों नहीं किया, कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, शिक्षित नहीं थे। तो शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को शिक्षित करता है, शिक्षित होने का अवसर देता है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो अपने सभी कार्यों को तर्क शक्ति के आधार पर करता है, और शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति की तर्क शक्ति को विकसित करने में मदद करती है। हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है शिक्षा का अधिकारी। अगर हम कौशल करना चाहते हैं, किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो उस कार्य की हम शिक्षा ले लेते हैं, तो उसमें हमारे अंदर जो प्रवीणता है, उसमें हमारा जो सकारात्मक रूप है, हमारा जो कौशल में हमारा जो आपकी प्रतिभा है वो विकसित होती है, निखार आता है हमारे कौशल में, और निखार आने से हमारा जो भी कार्य है वो दूसरे लोगों को पसंद होता है, अच्छा होता है। और जीवन में जो है, हमें शिक्षा से हम जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने की क्षमता भी विकसित करते हैं, बनाते हैं। तो शिक्षा हमारे जीवन में सूझबूझ यानी सोच समझ करके कार्य करने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है। यानी कि इन सभी कार्यों से व्यक्ति का कल्याण होता है। इन सभी कार्यों के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना जाता है। कौन कौन से, एक तो शिक्षा तर्क शक्ति को विकसित करने में मदद करती है, उपयोगी कौशल प्रदान करती है, जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने के लिए हमें सक्षम बनाती है, और जो है इसके अलावा हमारी प्रतिभा और दक्षता को विकसित करने में भी सहायता करती है। इसीलिए जो है शिक्षा को क्या माना जाता है, अनिवार्य माना जाता है। आज शिक्षा व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक अनिवार्य हो गई है, या इस हद तक अनिवार्य शिक्षा को समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया। सार्वभौम एक देश या एक राष्ट्र या विश्व के सभी लोगों के लिए आवश्यक माना गया कि सभी जो है शिक्षित होने चाहिए। और इसलिए लोकतांत्रिक देशों की सरकारें अपने सभी नागरिकों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गई। और अनिवार्य होने के कारण इसको क्या मान लिया गया, एक सार्वभौम अधिकार मान लिया गया कि ये अधिकार तो सबको होना चाहिए, क्या करने का, शिक्षित होने का। तो इसका जो दावा था वो दावा सार्वजनिक हित में था, इसका शिक्षा का, क्योंकि ये सभी को क्या करता है, लाभ प्रदान करता है। जैसे भी बताया कि दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने में सहयोग करती है शिक्षा, और हमारी तर्क शक्ति को विकसित करती है, कौशल प्रदान करती है, सूझबूझ के साथ जो चयन करने की क्षमता है उसको विकसित करती है। इस प्रकार सबके कल्याण के लिए आवश्यक है, और सबके कल्याण के लिए आवश्यक है तो इसको सबके लिए उपयोगी माना गया है। बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य या कल्याण के लिए नुकसानदेह हो तो उसका हम दावा नहीं कर सकते, उसको अधिकार नहीं मान सकते। यानी कोई भी जो आपके कार्य या क्रियाकलाप जीवन में ऐसा कार्य आप करें जिससे हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर या हमारे कल्याण पर या हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य, दूसरों के कल्याण को प्रभावित करता हो, नुकसानदेह हो, तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता।
उदाहरण के लिए डॉक्टरी शोध में ये प्रमाणित हुआ है क्या कि नशीली दवाइयाँ, नशीले पदार्थ, इनका सेवन हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये जो है अन्यों के साथ साथ हमारे जो रिश्ते हैं उन पर भी दुष्प्रभाव डालती है, अन्य व्यक्तियों पर भी प्रभाव डालती है, और हमारे रिश्ते हैं दूसरे लोगों के साथ उन पर भी प्रभाव डालती है। क्या? नशीली दवाइयाँ। नशीली दवाई लेने के बाद में नशा हो जाता है व्यक्ति को, नशे में वो कोई बात जानबूझ के कहे तो कह देगा कि मैं तो नशे में कहा था। उसने तो नशे में कहा था, लेकिन जो सुनने वाला है, उसका रिश्तेदार है, उसका संबंधी है, उसका परिवार का सदस्य है, पड़ोसी है, वो उस बात को बुरी मानेगा कि गलत माना, जानबूझ ही करेगा, और इससे उनके संबंध क्या हो गए? बिगड़ गए। कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परिवार का भी वातावरण अशांत हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी भी बात करना, चीज करना बंद कर देते हैं कि नहीं तो अलग प्रवृत्ति, खराब प्रवृत्ति का है, अपराधी है, चाहे उसने अपराध नहीं किया, लेकिन नशीले पदार्थों के कारण उसका व्यवहार दूसरे लोगों से क्या हो गया? प्रभावित हो गया। तो हमारे रिश्तों को भी ये क्या करता है? आपके नशीले पदार्थ प्रभावित करते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन का अधिकार होना चाहिए, धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। धूम्रपान के मामले में तो आप बात करें तो धूम्रपान है उन लोगों के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है जो धूम्रपान कर रहे हैं, साथ में उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है जो आसपास में खड़े हैं, बैठे हैं, क्योंकि धूम्रपान से जो धुआं निकलता है वापस, वो जो धूम्रपान कर रहा है, बीड़ी या सिगरेट जो पी रहा है, उसके शरीर में तो धुआं जा ही रहा है, बाकी वो उसको वापस छोड़ेगा बाहर, तो आसपास के लोगों के शरीर में भी, फेफड़ों में भी धुआं जाएगा, उनको भी नुकसान देता है। इसलिए हम ऐसा दावा नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा दावा करो तो उसको स्वीकार भी नहीं करेगा समाज। नशीले पदार्थ न केवल देखो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते, बल्कि वे कभी कभी हमारा जो आचरण होता है, हमारा रंग ढंग होता है, हमारा रहन सहन होता है, उसके लिए भी खतरा बन जाते हैं। और यही नहीं, कई लोग तो ऐसे व्यक्ति को अपने लिए खतरा मानने लग जाते हैं, उनसे डरने लग जाते हैं कि वो नशा किए हुए होगा और नशे में कुछ भी कह देगा, झगड़ा कर देगा, इसलिए उनसे बोलने से भी कतराने लग जाते हैं। तो अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान तथा प्रतिबंधित जो दवाएं हैं उनके सेवन को अधिकारों में मान्य नहीं किया जा सकता। अधिकारों में उन बातों को मान्य किया जा सकता है जो स्वास्थ्य और हमारे कल्याण के लिए आवश्यक होती है। स्वस्थ जीवन और नागरिकों के कल्याण या व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक होती है, उन्हीं को अधिकारों के दावे के रूप में माना जा सकता है, मान्यता दी जा सकती है। अन्य बातों को जो है अधिकारों के दावे के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। तो ये था आपका अधिकारों की दावेदारी के बारे में। अब है आपके अधिकार कहाँ से आते हैं। तो आज का जो आपके कालांश था वो इतना ही है, काफी हो गया। आगे जो है आपके अधिकार कहाँ से आते हैं इसके बारे में हम अगले जो कालांश है उसमें देखेंगे, उसमें समझेंगे।